What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम कंप्लीट कर देंगे हमारा यूनिट 3। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेन 4 टॉपिक कवर किए थे जिसपे क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। आज की क्लास में मेनली हम मिस्टेक को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इलीगल एग्रीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और चीजें देखेंगे, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन वगैरह को, और फिर हमारा यूनिट ये समाप्त हो जाएगा। देन यूनिट 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे। नाउ दिस इज हाई टाइम। अच्छे तरीके से अपने अपना काम करते चलना है, प्रीवियस रिविजन्स करते चलने हैं एंड देन आगे की चीजें आगे लेके चलेंगे। तो चलिए जल्दी से मॉड्यूल उठा लो, शुरू करते हैं और समझते हैं मिस्टेक क्या होता है। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी। सबसे पहले आपको ये चार्ट दिखाई देगा, ठीक है, शायद थोड़ा ब्राइट आ रहा होगा बट आप अपने मॉड्यूल से इसको एक बार पढ़ते चलना साथ साथ। देखो यहां पे बात हो रही है मिस्टेक। मिस्टेक की बच्चे अगर मैं बात करूं तो मिस्टेक का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में गलती से कोई चीज हो जाना, मतलब आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, है ना भाई। फ्रॉड कोई भी करता है तो वो हमेशा जानबूझकर करता है, राइट। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी हमने इस तरीके की चीजें देखी थी। बट जो मिस्टेक है, मिस्टेक का मतलब कि पार्टीज को उस चीज के बारे में पता ही नहीं था, दोनों के बिलीव्स में ही कोई ना कोई गलती हुई है। मतलब मैं किसी चीज को कुछ और समझता था, निकली कुछ और, सामने वाले ने भी कुछ और समझ के कॉन्ट्रैक्ट करा, निकला कुछ और, गलती हो गई है ना। तो मिस्टेक का मतलब ही गलती होती है। अब जो मिस्टेक है बच्चों, वो 2 तरीके की मिस्टेक दी गई है यहां पे। एक तो मिस्टेक ऑफ लॉ, कि आपको लॉ के बारे में ही नहीं पता, कानून के बारे में ही नहीं पता, और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब कि जो भी आपका पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जिसके अराउंड होने वाला है, फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी के अराउंड कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो जो उसका सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी, उससे रिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ ना कुछ गलती हुई है, यानी फैक्ट्स ही गलत हैं आपके, है ना। तो 2 मेन चीजें हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, फिर मैं पढ़ा दूंगा मॉड्यूल में क्या है, क्योंकि फिर इजी होता है समझना। मिस्टेक ऑफ लॉ में भी 2 लॉज हैं, फॉरेन लॉ, इंडियन लॉ। फॉरेन लॉ, इंडियन लॉ। अब बच्चों अगर मैं बात करूं फॉरेन लॉ की, और बात यह हुई कि हम इंडिया में बैठे हैं, मैं चिंटू के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा हूं और चिंटू की कोई प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चिंटू वो प्रॉपर्टी मुझे बेचने के लिए आया, मैंने कहा ठीक है यार चिंटू मैं बाय कर लूंगा इसको। चिंटू ने मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई, वहां की टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और निकली। अब मुझे बताओ बच्चों, ये तो लॉ में गड़बड़ हो गई ना। अब चिंटू बोल रहा है कि नहीं सर मिस्टेक हो गई, प्लीज एग्रीमेंट को वॉइड कर दो, ये एग्रीमेंट को प्लीज वॉइड कर दिया जाए। अब बच्चों लॉ क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है? कानून ये बोलता है कि ठीक है ये एक फॉरेन लॉ में मिस्टेक हुई है एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि आप दोनों इंडियंस हो, आपको वहां के लॉ के बारे में शायद नहीं पता होगा, है ना। तो ये तो हम समझ भी सकते हैं कि हो सकता है यार वहां के कानून के बारे में ना पता हो, तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो अगर फॉरेन लॉ का कोई कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाएगा। बट सर अगर इंडियन लॉ का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल चिंटू जा रहा है जी, चिंटू कहां पे जा रहा है? रोड पे चल के जा रहा है। अब आपको पता है कि इंडिया में लेफ्ट साइड में लेन चलती है, मतलब हमें कहीं भी जाना है तो हमें लेफ्ट में चलना चाहिए, हमारी साइड लेफ्ट वाली होती है, ठीक है। अब चिंटू चल रहा है जी राइट साइड में, अब सामने से गाड़ियां आ रही हैं, चिंटू तब भी राइट साइड में चले जा रहा है। अब एक पुलिसमैन ने उसको रोका और चिंटू का चालान बना दिया जी। अब चिंटू गया कोर्ट में, चिंटू बोल रहा है जज साहब आई एम रियली सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था, मिस्टेक हो गई, दिस इज अ मिस्टेक, मुझे लॉ के बारे में पता ही नहीं था, प्लीज माफ कर दो, प्लीज ये छोड़ दो, मेरे ऊपर पेनल्टी मत लगाओ। तो आप मुझे बताओ बच्चों, जज साहब बोलेंगे चिंटू जी आप इंडिया में रहते हो और हम ये कभी नहीं मानेंगे कि आपको इंडियन लॉज के बारे में नहीं पता। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक इंडियन है और वो इंडियन लॉज के बारे में चीजें कर रहा है तो वहां पे ये हम नहीं समझ पाएंगे या ये हम नहीं कहेंगे कि आपको इंडियन लॉ के बारे में नहीं पता, तो वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। तो फॉरेन लॉ में तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है अगर वहां गलती हुई है, इंडियन लॉ में गलती हुई है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है सर, समझ गए। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का मतलब समझे। अभी मैं लाइन टू लाइन भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है बच्चों? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि जो
सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अराउंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सब्जेक्ट मैटर में दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ गलती हो गई है। दोनों ही पार्टीज को, लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, मैं एक फार्मर हूं और मैं अपनी फसल को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहा हूं। मेरी फसल अभी नई नई फसल हुई है, गन्ने की फसल है, जस्ट नई नई हुई है और मैं बेचने के लिए जा रहा हूं किसी को, ठीक है। मैं वहां पे पहुंचा अपना स्कूटर लेके, पहुंच गया जी। अब उसको मैंने बोला मेरे पास 100 क्विंटल गन्ना है, क्या आप खरीदोगे? उसने बोला कहाँ है? मैंने कहा अभी तो मेरी फसल हुई है, नहीं नहीं खरीद लो। सामने वाले बोला ओके। उसको भी ये पता है कि मैं फार्मर हूं, तो उसको भी लगा कि यार होगा। अब इतने मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहुंचा, पीछे से आग लग गई मेरे खेत में। अब गन्ना तो है ही नहीं। जो सब्जेक्ट मैटर है, हम दोनों ही मिस्टेक में हैं, सामने वाली पार्टी भी, मैं भी, यानी कि ऑफर करने वाला भी, एक्सेप्ट करने वाला भी, दोनों ही मिस्टेक में है। तो जब दोनों साइड से मिस्टेक होती है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल मिस्टेक। दोनों तरफ से, ये तो पहले भी पढ़ा ना, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ से गलती हो जाए। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों तरफ से मिस्टेक हुई है, वॉइड है बच्चों, पहले दिन से वॉइड है। लेकिन अगर ये मिस्टेक सिंगल साइड की हो, एक तरफ से गलती हुई हो, मैं तो चीजें सही बता रहा हूं, सामने वाला नहीं समझ पा रहा, तो यहां पे हम इसको फर्स्ट डे से वॉइड नहीं समझेंगे, ठीक है। तो देखो मिस्टेक दो तरीके की है, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। अब वो मिस्टेक कैसे हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर उसका कुछ भी हो सकता है, क्वालिटी को लेके मिस्टेक है, एग्जिस्टेंस को, ये मैं सब पढ़ाऊंगा, तुम्हें चिंता मत करो। और यूनिलेटरल में बच्चों सिंगल साइड की होती है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। लो जी, क्या है सर मिस्टेक? मिस्टेक में बी डिफाइंड एज इनोसेंट और एरनस बिलीफ। ये बच्चों याद करना है। क्या सर ये लर्न करना है? हाँ बेटा, आपको डेफिनेशन ये पांचों की याद करनी है, कॉर्जन की भी, अनड्यू इन्फ्लुएंस की भी, फ्रॉड की भी, मिसरिप्रेजेंटेशन की भी, मिस्टेक की भी, पांचों रटनी है तुम्हें बैठ के। ध्यान रखना, मिस्टेक को कैसे डिफाइन करोगे? इनोसेंट या फिर एरनस। इनोसेंट समझते हो ना, तो इनोसेंट है यार, ये तो बेचारा मासूम है। एरनस का मतलब एरर होना, गलती होना। एक ऐसे बिलीफ में, बिलीफ का मतलब जिस चीज को आप मान रहे हो, which leads the party to misunderstand others, जिसमें कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। अब दो तरीके की हो सकती है, या तो मिस्टेक ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ में फॉरेन लॉ हो सकता है, इंडियन लॉ हो सकता है, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद अब इंडियन लॉ में क्या है, देखो ये बोल रहा है अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू गेट एनी रिलीफ। एक पर्सन को रिलीफ नहीं मिलेगा, किस ग्राउंड पे? कि उसने मिस्टेक इग्नोरेंस ऑफ द लॉ में करी है ना। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बाइक पे बैठ के 3 लोग जा रहे हैं, उसको पुलिस वाले भैया ने रोक लिया और उसने भैया को ये बोला यार मुझे तो पता ही नहीं था सर कि 3 अलाउड नहीं है। ये नहीं चलेगा, ये तो कानून भैया, इंडिया में रहते हो तुम्हें इतना पता होना चाहिए। आपको यहां से कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल देखो, A and B enter into contract on the erroneous belief that a particular debt is barred। पर्टिकुलर डेट इज बार्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? लिमिटेशंस एक्ट के बारे में हमने पहले भी बात करी है ना। लिमिटेशंस एक्ट ये बोलता है कि कोई भी कर्जा 3 साल तक अगर उस पर कुछ नहीं एक्शन हो रहा है तो फिर वो टाइम बार्ड हो जाता है, फिर उसको लेके लेन देन नहीं हो सकता, कोर्ट में केस नहीं हो सकता बेसिकली 3 साल के बाद, राइट। तो ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, किसी बिलीफ को गलत समझ के कि कोई पर्टिकुलर डेट बार्ड हो चुका है बाय इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, ये वॉइडेबल नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ए और बी इंडियंस हैं भाई। इंडिया के लॉ को तुम्हें नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लॉ आपको यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं देगा कि भैया हमें तो पता नहीं था जी, गलती हो गई, ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हो, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हो तो उसको क्या मान लेते हैं? उसको हम वॉइड मान के चलेंगे बेटा, क्योंकि फॉरेन लॉ में आपको पता है कि भैया आप तो इंडियंस हो, लॉ भी आपको रिलीफ देता है कि ठीक है तुम्हें क्या ही पता होगा बाहर के बारे में, तो इसको हम वॉइड मान सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। ओके सर। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में 2 हैं, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, ठीक है। बाइलेटरल का मतलब होता है कि दोनों ही पार्टीज जो हैं वो गलती में हैं, वो समझ नहीं पा रही, दोनों ही पार्टीज एक चीज को, दोनों ही पार्टीज नहीं समझ पा रही, उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट फ्रॉम बोथ एंड्स बोल देते हैं, बाइलेटरल है ये, ठीक है। अब दोनों ही पार्टीज किस किस तरीके की गलतियां कर सकती हैं? देखो, सबसे पहले कि दोनों ही पार्टीज क्वालिटी को लेके थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड है, क्वालिटी को लेके मिस्टेक हुई है, यानी कि जो सेलर है वो किसी और तरीके की क्वालिटी बता रहा है और जो बायर है वो किसी और तरीके की क्वालिटी पे बार्गेन कर रहा है। सेलर
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रेट्स बता रहा है, बायर ओरिजिनल ज्वेलरी के रेट्स पे बार्गेन कर रहा है, तो दोनों ही क्वालिटी को लेके कंफ्यूज है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्योंकि दोनों ही कंफ्यूजन में है। दूसरा, मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस, जैसे मैंने अभी आपको एक फार्मर वाला कॉन्ट्रैक्ट बताया था कि फार्मर जिस फसल को बेचने के लिए जा रहा है वो फसल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उस पे लेके गलती हो गई है, ये भी वॉइड ही होगा बच्चों। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि कौन से गुड की बात हो रही है। लेट सपोज एक ए है, ए के पास 4 गाड़ियां हैं, ये गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, गाड़ी नंबर 4। अब उसके गोडाउन में लाइन से खड़ी थी चारों गाड़ियां, ए बी को ले गया अपने गोडाउन में, उसने बाहर से दिखाया, देखो आपको वाली गाड़ी दिख रही है 3 नंबर वाली, 3 नंबर वाली उसने बताया, ठीक है। अब बाय मिस्टेक रात का टाइम था, ए को लगा कि ये वाली गाड़ी 3 पे खड़ी है जबकि ये 2 पे खड़ी थी, तो मिस्टेक तो उससे हुई रात को। और जो बी है खरीदने वाला, उसका ध्यान गया सीधा इस गाड़ी पे, 4 नंबर वाली पे, 3 पे ध्यान ही नहीं गया। तो दोनों ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि जो सब्जेक्ट मैटर है वही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, ये भी मिस्टेक है, ये भी वॉइड है। उसके बाद मिस्टेक एज टू टाइटल, टाइटल का मतलब आपके पास अधिकार भी था या नहीं था इस चीज को आगे सेल करने का या आगे बाय करने का, क्या आपके पास एक्चुअल में टाइटल भी है किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, जैसे कि लेट सपोज एक ए है, इसने अपने एजेंट को बी को कुछ सामान दिया हुआ है बेचने के लिए, ठीक है, बी को कुछ सामान दिया हुआ है बेचने के लिए, सपोज ये वाले गुड्स इसने इसको बेचने के लिए दिए हुए हैं, राइट। अब इसने कुछ गुड्स बी को सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रखवाए, सिक्योरिटी के लिए मतलब कि भैया इनका ध्यान रखना, बेचने का अधिकार नहीं दिया, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए उसने ये वाले गुड्स सिक्योरिटी के लिए रखवा दिए, ये सेलिंग के लिए रखवाए थे, ये सिक्योरिटी के लिए रखवाए थे। अब कोई सी कस्टमर आया बी के गोडाउन पे, बी के पास कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, और वो ये वाला सामान गलती से देख लेता है, ठीक है, और बी को भी ध्यान नहीं रहता कि भैया ये तो मुझे अधिकार ही नहीं है इनको बेचने का, मेरा गुड टाइटल ही नहीं है इनके ऊपर, मैं तो इनको बेच ही नहीं सकता। दोनों को मिस्टेक हुई है टाइटल को लेके, ऑनरशिप को लेके, तो यहां पे भी वॉइड होगा ये, ठीक है। मिस्टेक एज टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अब इसी का आप ये एग्जांपल ले लो कि बी, अब ये वाला कंफ्यूजन हटा दो, अब इस पे आ जाओ। बी जो है, जो गुड्स बेचना चाह रहा है उसको लेके थोड़ा सा प्राइस में कंफ्यूजन है, प्राइस उसने गलत बता दिया, सी ने भी उसको गलत अंडरस्टैंड कर लिया, दोनों तरफ से प्राइस को लेके मिस्टेक हो रही है, ये भी वॉइड है, राइट। मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी, अब बी के पास कुछ और क्वांटिटी है, सपोज करो कि बी का मार्बल का दुकान है। अब मार्बल की दुकान में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बल्क में होता है और स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकता है, आपको जितना स्क्वायर फीट चाहिए उतना स्क्वायर फीट यहाँ पे होना भी चाहिए, ठीक है। सी बना रहा है अपना घर, सी बी के पास आया कि मुझे मार्बल चाहिए, पहली बात तो सी गलत कैलकुलेशन करके आ गया अपने घर में, उसको चाहिए था कम, उसने मांग लिया ज्यादा, गलत कैलकुलेशन हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई। अब बी ने भी जब अपने पास इसको मार्बल दिखाया, जितना उसको चाहिए था उतना अवेलेबल ही नहीं था, उसने गलत मार्बल दिखा दिया, उसको भी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशंस में, तो दोनों को ही क्वांटिटी पे भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हुई, तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। तो दोनों ही पार्टी को जब क्वालिटी पे, गुड्स के होने ना होने पे, गुड्स की पहचान पे, गुड्स की ऑनरशिप पे, गुड्स की प्राइस पे, गुड्स की क्वांटिटी पे कोई भी कंफ्यूजन होगा दोनों पार्टी को बच्चों, बाइलेटरल, तो इसको हम बोलेंगे कि ये वॉइड, ठीक है। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, एक साइड से होना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, ये वॉइडेबल नहीं है क्योंकि ये एक पार्टी की मिस्टेक की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैलिड होगा यूनिलेटरल मिस्टेक। चलो सर, अब आ रहा है बेटा हमारे पास अगला टॉपिक जो कि है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। अब बच्चों इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर बच्चों हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स और कंसीडरेशंस को पढ़ने वाले हैं जो कि इलीगल माने जाएंगे। इलीगल का मतलब है कि भैया फिर से वो वॉइड है ना। अब मैंने आपको पीछे इलीगल एग्रीमेंट्स भी पढ़ाए थे, टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, जहां पे हमने ये देखा था कि इलीगल के अंदर चलो वॉइड तो वो है ही है, उसके साथ साथ पनिशमेंट्स तक होते हैं। तो अब यहां क्या है, देखो दिया हुआ है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। इसका मतलब कि आपका पर्पस या आपका कंसीडरेशन किस हद तक लीगल है
या किस हद तक अलाउड नहीं है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। विच कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल, कौन से लॉफुल है और कौन से लॉफुल नहीं है ना। तो लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 23 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंसिडरेशन इज सेड टू बी अनलॉफुल। तो हमें यह बता रहा है कि ये चीजें अनलॉफुल मानी जाएंगी। सर कौन कौन सी चीजें अनलॉफुल मानी जाएगी, कौन कौन सी चीजें लॉ के अगेंस्ट मानी जाएंगी। नंबर 1 सबसे पहले व्हेन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन का क्या मतलब है कि लॉ के अगेंस्ट जा रही है कोई चीज, है ना। दिस इज ये आपको अलाउड नहीं है, राइट, ये लॉ में अलाउड नहीं है। देखो लिखा हुआ है एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि वो चीजें जो अलाउड नहीं है, आर दोज विच आर पनिशेबल, जो कि पनिशेबल भी हैं। जैसे ए और बी, ए बी को बोल रहा है कि भाई मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा इसका मर्डर करने का, तो अल्टीमेटली ये फॉरबिडन बाय लॉ है भाई, ये चीजें नहीं चलती, ये अलाउड नहीं है। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना। अब बोल रहा है देखो एक ऑफर है, एक एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन भी है तो वैलिड होना चाहिए, नहीं, फॉरबिडन बाय लॉ है, राइट। देखो लिखा हुआ है सबसे पहले अ फादर हैड अरेंज्ड फॉर मैरिज ऑफ ए 17-year-old बॉय। लो जी, सबसे पहले तो एक पिताजी ने अपने लड़के की, 17 साल का लड़का है, उसकी मैरिज तय करी है और दहेज भी लिया है गर्ल के पेरेंट्स से। अब देखो दोनों ही चीज अलाउड नहीं है लॉ में, ना तो ये एक लीगल एज है मैरिज के लिए, ये अलाउड नहीं है पहली बात तो। दूसरा दहेज लेना और बड़ा क्राइम, मतलब माइंडसेट देख रहे हो। तो एक तो शादी जल्दी कर रहा है, दूसरा दहेज भी ले रहा है, दोनों ही गलत काम, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, तो ये अनलॉफुल है बच्चों, सीधी सीधी सी बात है। सच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक प्लेस एज इन इंडिया, मिनिमम एज फॉर बॉय मैरिज इज 21 years एंड डाउरी यानी दहेज इज नॉट परमिसेबल इन इंडियन लॉ। तो ये कभी भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही फॉरबिडन बाय लॉ है। ठीक हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों, दूसरा दिया हुआ है व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आर ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। बोल रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा पर्पस या कोई ऐसा कंसिडरेशन रखा है जो इन फ्यूचर लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा, इन फ्यूचर लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा, तो फिर ऐसी चीजें भी शुरू से ही अनलॉफुल कंसिडर करी जाएंगी। यानी आज अगर आपने अलाउ कर दी तो कल ये अल्टीमेटली फिर से लॉ के अगेंस्ट होगा, तो ऐसी चीजें भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि कोई क्रिमिनल है, वो क्राइम ही करता आ रहा है, अभी 10 बार ऐसा हो चुका है, जितनी बार बेल पे गया फिर कोई ना कोई क्राइम कर लेता है, फिर आप उसको जेल में डाल देते हैं। 10 बार ऐसा हो चुका है तो 11वीं बार वो फिर बेल मांग रहा है। अब तुम्हें लग रहा है कि यार इसको अगर अब बेल दे दी ये फिर कोई ना कोई क्राइम कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर वो चीज भी अगेंस्ट द लॉ हो सकती है, तो ऐसी चीजें अभी अलाउड नहीं करो। देखो लिखा हुआ है अगर कोई कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इस नेचर का है कि अगर परमिट कर दिया इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, तो फिर हमें ऐसी चीजें नहीं करनी है। ठीक है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट इज फ्रॉडलेंट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के थ्रू एंटर करा है किसी ने तो ऑफ कोर्स अनलॉफुल कहलाएगा वहां पे भी वो, है ना। एग्रीमेंट विच इज एंटर्ड इनटू प्रमोट फ्रॉड आर वॉइड, वॉइड ही हो जाएगा वो भी। ठीक है। एग्जांपल्स बच्चों बहुत बेसिक बेसिक हैं, पढ़ते चलना, आसानी से आपको क्लियर होते चले जाएंगे। देखो लिखा हुआ है एबीसी एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड, मतलब उन्होंने कोई लेन देन किया है और वो फ्रॉड के थ्रू करा है और बोल रहे हैं कि जो भी फायदा होगा आपस में बांट लेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है भाई। फ्रॉड से हुआ हर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्या है, इंजरी, यानी कि आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिससे किसी को इंजरी पहुंचती है, किसी की प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को इंजरी पहुंचती है, कोई क्राइम है, रॉन्गफुल हार्म है, यह भी अलाउड नहीं है, अनलॉफुल माना जाएगा, यह भी वॉइड माना जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, इमोरल का मतलब क्या होता है बच्चों, अब इमोरल का मतलब होता है कि जो चीज सोसाइटी में अच्छी नहीं मानी जाती। इमोरल का मतलब नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एट लार्ज, मतलब सोसाइटी में ये चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है। अब देखो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर कर सकती है, बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो चीजें इमोरल हैं वो चीजें इमोरल हैं, है ना। अब इमोरल का मतलब अब तुम समझो वही वाली बात कि आप मॉरल साइंसेस में जो चीज अच्छी मानते हो,
राइट। अब वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती सोसाइटी में तो इमोरल है, सीधी सीधी बात। जैसे हम लोग बोल देते हैं प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन समझते हो सारे के सारे, मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है। तो प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया इज इमोरल, ऐसी चीजें इमोरल मानी गई हैं तो फिर वो भी अनलॉफुल मानी जाएंगी, ठीक है। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल बीइंग इमोरल। जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, अब और एग्जांपल्स देखो। देखो जैसे 36 में क्या बोल रहा है, पी ने डी को पैसे देने की बात करी है। पी मान लो इसका नाम है प्रवीण, प्रवीण ने डी मान लो इसका नाम है दीप्ति। दीप्ति कौन है, एक मैरिड वेमेन है, मैं वैसे ही नाम लिख रहा हूं समझने के लिए। तो प्रवीण ने दीप्ति को पैसे दिए कि भैया आप डाइवोर्स ले लो अपने हस्बैंड से। लेट सपोज इसका हस्बैंड है दिनेश, डी और डी बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रवीण ने दीप्ति को पैसे दिए कि दिनेश को छोड़ दे। अब तुम सोचो भाई क्या ये मॉरल थोड़ी ना है, इमोरल हो गया ना, तो ये चीज नहीं चलेगी। एंड डी हैड एग्रीड टू मैरी हिम एज सून एज शी कुड ऑब्टेन द डाइवोर्स। इट वाज हेल्ड दैट प्रवीण वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। अब अगर दीप्ति पैसे लेने के बाद मुकर जाए और प्रवीण को बोले नहीं नहीं मैं तो दिनेश से बहुत प्यार करती हूँ, तेरे से जो होता हो कर ले, कोर्ट में केस कर ले, नहीं कर पाएगा क्योंकि ये चीज अलाउड ही नहीं थी, है ना। कोई अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएगा सिंस द एग्रीमेंट इट्स ऑब्जेक्ट द डाइवोर्स और प्रॉमिस ऑफ मैरिज ये अगेंस्ट गुड मॉरल्स हैं। ठीक हो गया, परफेक्ट। अच्छा जी 37 देखो, ए ने बी को बोला मेरे लिए एक लड़की अरेंज कर दो जो मेरे साथ शादी कर ले, ठीक है, आई विल गिव यू 50,000। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी इमोरल हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि भैया आप उसके लिए कोई लड़की अरेंज करके दो जिससे वो शादी कर पाए, यानी आप बहला के फुसला के कुछ भी बता के उस लड़की को कन्विंस करके लाओ। बच्चों यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है। सपोज कई बार ऐसा केस बन के आ जाता है कि अच्छा तो ये जो एप्स चल रहे हैं दुनिया भर के, शादी.com, भाई साहब शार्क टैंक तक पहुंच गए, तो शादी.com पे भी तो यही हो रहा है। अब समझो डिफरेंस, शादी.com आपको कन्विंस नहीं कर रहा, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। वहां पे बहुत सारे बॉयज हैं, बहुत सारे गर्ल्स हैं, खुद दोनों आ रहे हैं, खुद दोनों सारी चीजें देख रहे हैं, खुद डिसाइड कर रहे हैं। शादी.com का उसमें एक पैसे का भी इंटरफेरेंस नहीं है। आप तो उनकी प्लेटफॉर्म पे जाओ, दैट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जो आपको ऑप्शंस दे रहा है कि इतने सारे लड़के, इतनी सारी लड़कियां, देखो आपके लिए क्या बेस्ट फिट है ना। वो आपके डिसीजन मेकिंग में एक पैसे का भी इंटरफेरेंस नहीं करते। तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अलाउड है, बट किसी को कन्विंस करना, किसी को बहलाना, किसी को फुसलाना, किसी को गलत बात बताना किसी के बारे में, ये अलाउड नहीं है। समझ गए दोनों में डिफरेंस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा जी नेक्स्ट क्या है, When consideration is opposed to public policy। पब्लिक पॉलिसी का मतलब एक तरीके से लॉ ही हो गया, और अपोज का मतलब अगेंस्ट। जब आपने कोई ऐसा कंसिडरेशन दिया है विच इज अगेंस्ट द लॉ, जो कि सही नहीं है ना। द एक्सप्रेशन पब्लिक पॉलिसी कैन बी इंटरप्रेटेड इधर इन वाइडर और नैरो सेंस। बोल रहा है किसी भी सेंस में इसको समझ लो। द फ्रीडम टू कॉन्ट्रैक्ट में बिकम इल्यूजरी अनलेस द स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब सीधी सी है भाई कि आप कोई भी कंसिडरेशन ऐसा मत रखो विच इज अगेंस्ट द लॉज। इंडिया में वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे क्या क्या चीजें अगेंस्ट द लॉ मानी गई हैं या क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है बच्चों ये आपको। सबसे पहला ट्रेडिंग विद एनिमी। ट्रेडिंग विद एनिमी ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अपोज द पब्लिक पॉलिसी, याद रखना। एनिमी कौन है, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो हमारे देश का नहीं है, ठीक है, पहली बात ये समझ लेना। लॉ में एनिमी मींस कोई ऐसा इंडिविजुअल जो हमारे देश का नहीं है, ओके। अब वो हमारा एनिमी कब बनेगा, कब एनिमी बनेगा, अगर हमारा उस देश के साथ कोई ना कोई वॉर चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इज एन इंडियन और हमारा पाकिस्तान से लेट सपोज कोई वॉर चल जाता है और पाकिस्तान का एक बंदा है पी। अब आप इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर अल्टीमेटली ये लॉ में अलाउड नहीं है, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सही है। तो ट्रेडिंग अगर आप किसी एनिमी के साथ कर रहे हो, यानी किसी पर्टिकुलर ऐसे इंसान के साथ ट्रेड कर रहे हो जो किसी ऐसी कंट्री में है जिससे हमारा वॉर चल रहा है ना। वो एलियन तो हमारे लिए पहले से था, एलियन का मतलब जो दूसरे देश का है ना, एलियन मीन्स जो दूसरे देश का है, और एनिमी का मतलब उससे हमारी लड़ाई चल रही है, तो इसको हम पूरा बोल देते हैं एलियन एनिमी।
एनी ट्रेड विद पर्सन ओइंग एलिजेंस टू अ गवर्नमेंट एट वॉर विद इंडिया विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वॉइड। ठीक है, अच्छा जी, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पहला ट्रेडिंग विद एनिमी आ गया। दूसरा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, प्रोसिक्यूशन का मतलब कोई कोर्ट केस, आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो कोई कोर्ट केस। सर इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक ए है एक बी है, ए के अगेंस्ट बी ने कोर्ट में केस किया हुआ है, ठीक है। अब वो साबित कैसे होगा? वो साबित होगा अगर सी आके अपनी गवाही देगा। सी आके अपनी गवाही देगा, जज साहब हाँ मैंने देखा था कि ए ने धोखा करा, तो ए पकड़ा जाएगा। ए ने डी को अपॉइंट किया और डी को बोला इसे रास्ते में किडनैप कर ले, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, ठीक है। इसने इसको किडनैप कर लिया, सी नहीं पहुंच पाया तारीख पे, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ जी? ए ने डी को बोला भाई कौन से पैसे, मैं तो कोई पैसे नहीं दे रहा, कौन से पैसे, तेरे से जो होता हो जा कोर्ट में केस कर दे। अब अल्टीमेटली ये केस ही नहीं कर पाएगा डी। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है, इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये बेसिकली स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का था। यहां पे आप किसी कोर्ट के किसी पर्टिकुलर कोई केस चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो बाय फोर्स, है ना। लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट टू स्टिफल द प्रोसिक्यूशन, दैट इज एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स। आप उसको नॉर्मली चलने नहीं देना चाह रहे हो, तो ये बेसिकली अब्यूज ऑफ जस्टिस है, ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? चलो जी, नेक्स्ट क्या है? मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। सर ये मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी क्या होता है? बहुत आसान बच्चों, बस नाम सुन के लगता है पता नहीं क्या चीज आ गई। मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी दोनों एक ही चीज है, किसी को कोर्ट केस करने में हेल्प करना, ठीक है। किसी को कोर्ट में केस करने में हेल्प करना। सर ये तो अच्छी बात हो गई, आप किसी को कोर्ट में केस करने को हेल्प कर रहे हो। अब बच्चों कोई किसी को कोर्ट में केस करने में क्यों हेल्प करता है? कुछ ना कुछ उसका पर्सनल बेनिफिट होगा तो ही कर रहा है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो, इसमें एग्जाम्पल बढ़िया था, ये देखो ए ऑफर कर रहा है बी को 2000 रुपए। ए जो है बी को बोल रहा है कि मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, आई विल गिव यू 2000, आप सी पे केस कर दो, आप सी पे केस कर दो, ठीक है। ये बोल रहा है सी पे आप केस कर दो। अब सर ये बी को बोल रहा है कि आप सी पे केस कर दो, बहुत बढ़िया। बी ने बोला तुझे बदले में क्या चाहिए? कह रहा कुछ भी नहीं चाहिए, आप केस कर दो। मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, कुछ नहीं चाहिए, आप केस कर दो। विच दे कुड हैव सेटल्ड म्यूचुअली अंडर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। अब बी और सी आपस में बैठ के उसको इजीली सुलझा सकते थे, लेकिन ए पीछे से पुश कर रहा है कि नहीं मत सुलझाओ मत सुलझाओ मत सुलझाओ, केस कर दो केस कर दो केस कर दो। क्यों? क्योंकि ये सी को अनॉय करना चाहता है, क्योंकि ये सी को परेशान करना चाहता है। इसको कुछ वैसा बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन होगी इसकी कोई पुरानी दुश्मनी सी से। इसको मौका मिल गया कि बी और सी की लड़ाई हुई है, तो इसने बी को बोला तू केस करना यार, मैं तेरे साथ हूं, तू केस करना यार, तुझे पैसे चाहिए आई विल गिव यू, बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू केस कर। इसको बोलते हैं बच्चों मेंटेनेंस एग्रीमेंट। ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब देखो ना, आपस में बड़ा इजीली सुलझ सकता है, तूने उसको चढ़ा दिया, सामने वाला तो परेशान हो गया, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। वहीं पे ऐसा हो सकता है कि ए को दिख रहा है कि बी अगर केस करेगा और वो केस जीतेगा तो इसके हाथ 5 एकड़ लैंड आएगी। कितनी आएगी? 5 एकड़ लैंड। ये कुछ भी ले लो, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ए ने बी को बोला भाई देख तू जीतेगा, 5 एकड़ लैंड आएगी, पैसे मैं भरूंगा केस के, 2 एकड़ मुझे दे दियो, 2 एकड़ मुझे दे दियो। अब देखो इसको कुछ मिल रहा है, इसको बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट मिल रहा है, इसको बोलते हैं शैम्पर्टी, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस में आप हेल्प कर रहे हो लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन यहां पे क्या होता है, आपको बेनिफिट मिलता है। देखो शैम्पर्टी इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन एग्रीज टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब वही केस में हेल्प करना, इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन। उसके बदले में जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा उसका कुछ पोर्शन चाहिए इसको, राइट। देखो ए एग्री टू पे एक्सपेंसेस टू बी इफ ही स्यूज सी एंड बी एग्री टू पे हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द रिजल्ट। जो भी वो केस जीत के पैसा रिकवर होगा आधा उसको मिलेगा, तब हम बोलेंगे इसको शैम्पर्टी, समझे। तो बेसिकली किसी की हेल्प करना
कोर्ट में केस करने के लिए, उसको मेंटेनेंस एंड शैम्फर्टी बोलते हैं। मेंटेनेंस में आपको बदले में कुछ नहीं मिलता, शैम्फर्टी में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। बढ़िया सर। नेक्स्ट क्या है? ओके, एक बात और ध्यान रखना, लिखा हुआ है अगर आपने फंड्स दिए हैं मेंटेनेंस और शैम्फर्टी में, वो वैलिड हैं, लेकिन अगर इट इज अनरीजनेबल, यानी कि ये बहुत ही अनरीजनेबल है अदर पार्टी को, यानी आपने कुछ ऐसा मेंटेनेंस या शैम्फर्टी करा है जो सामने वाले के लिए अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल मतलब सामने वाले के लिए बहुत ही गलत है, तो फिर वो अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। यानी कि सामने वाले को 5 एकड़ लैंड मिल रही है, उसकी अपनी ही प्रॉपर्टी है, उस पर विवाद हो रहा है, आप बोल रहे हो 5 एकड़ में से 4.9 एकड़ मैं लूंगा, भाई बहुत अनरीजनेबल हो गया ना, है ना? तो ये चीज अलाउड नहीं है, ठीक है? या फिर इट इज मेड बाय मैलिशियस मोटिव, आपका जो मोटिव था वो मैलिशियस है। मैलिशियस का मतलब वही, आप किसी ना किसी को अल्टीमेटली कोई बदला लेने के लिए या कोई विवाद करने के लिए इस मोटिव से शैम्फर्टी मेंटेनेंस कर रहे हो, अलाउड नहीं है, गलत है। ठीक हो गया बच्चों? राइट सर, बढ़िया। नेक्स्ट आता है ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस क्या हुआ? ट्रैफिकिंग का मतलब है वही पैसे वैसे खिलाना, काम डिस्टर्ब करना पब्लिक ऑफिसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि किसी पर्टिकुलर जॉब की अपॉइंटमेंट होनी थी, ठीक है? अब वो अपॉइंटमेंट जो है एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है? 10 बच्चों ने एग्जाम क्लियर करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों ने एग्जाम क्लियर करा। अब इनका इंटरव्यू जो है वो ए लेगा। इनका इंटरव्यू कौन लेगा? ए लेगा। एग्जाम क्लियर हो गया, अब जो इंटरव्यू, आई एम सो सॉरी बेटा मेरा माइक बंद हो गया था, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। अभी सैटरडे को भी ऐसा ही हुआ था, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करा और माइक बंद हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और मुझे इतना दुख होता है ना बाद में कि 1 घंटे का वीडियो करा और माइक बंद हो गया, सही टाइम पे वीडियो भी नहीं आई। बट ठीक है, कभी कभी ऊपर वाला बोलता है कि थोड़ी और बेटर वीडियो बनाओ, तो मैंने माइक बंद कर दिया, दोबारा शूट करना पड़ता है। इसीलिए ये वीडियो परसों भी ऐसा ही हुआ था, बट अभी थैंकफुली मैंने टाइम पे देख लिया कि माइक बंद हो गया। देखो मैं आपको ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस बता रहा था कि भैया 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनका इंटरव्यू ए ने लेना है कि जो भी बेस्ट होंगे उनको नौकरी मिल जाएगी कोई सरकारी विभाग की। अब अल्टीमेटली सबने पेपर क्लियर करा है, तो बस इंटरव्यू रुका हुआ है। तो ए को लगा कि भैया एक तो ये, एक ये और एक ये, सबसे सूटेबल ये है, तो ए के हिसाब से तो इनकी नौकरी बनती थी। लेकिन इनमें से एक ये कैंडिडेट है जिसने ए को पैसे खिलाए और ये बोला कि भैया मुझे ही मिलनी चाहिए ये नौकरी। अब तुम किसको निकालोगे किसको नहीं निकालोगे वो तुम्हारी सिरदर्दी है, लेकिन ये नौकरी तो मैं ही डिजर्व करता हूं, तो ये नौकरी तो मुझे ही मिलनी चाहिए, राइट? ये नौकरी तो मेरी ही बनती है। अब ए ने क्या करा, यहाँ पे ए को ये जो पैसा खिलाया जा रहा है, इस तरीके का एग्रीमेंट, ये ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज में आता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एज इट इंटरफेयर्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द सर्विस। आपने जिस बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन का अपॉइंटमेंट करना था उसके बीच में इंटरफेरेंस किया है, आपने अपॉइंटमेंट होने नहीं दिया, तो दिस इज नॉट अलाउड। इसके बाद बोल रहा है कि पब्लिक पॉलिसी ये बोलती है कोई भी मनी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए अपॉइंटमेंट का, ठीक है ना भाई? जो डिजर्विंग हो उसको होना चाहिए, पैसे से क्या हो रहा है? उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है बच्चों? एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट। आपने एग्रीमेंट करा कि आप पैसा दोगे किसी पब्लिक सर्वेंट को, किसी पब्लिक फिर बंद हो गया था बच्चों, शुक्र है चेक कर लिया मैंने। आपने अब एक एग्रीमेंट करा कि आप एक पब्लिक सर्वेंट को पैसा दोगे कि भाई तू रिटायर हो जा, क्योंकि तू रिटायर होगा तभी तो अल्टीमेटली हम लोगों को जॉब खाली मिलेगी, वो सीट खाली मिलेगी, वो भी गलत है। एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू रिटायर फ्रॉम हिज ऑफिस सो दैट अनदर पर्सन में सिक्योर द अपॉइंटमेंट, ये भी अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी के। इसके साथ साथ एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर अ पब्लिक रिकॉग्निशन, आपने कोई एग्रीमेंट करा है कि आपको कोई रिकॉग्निशन चाहिए, जैसे पद्म विभूषण अवार्ड या इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं ना, राष्ट्रपति अवार्ड, प्रधानमंत्री अवार्ड, जो आपको ऐसे लोगों से मिलते हैं और वो बहुत एक रिकॉग्निशन मानी जाती है हमारे देश में।
उसको लेन देन के लिए आपने पैसे का लेन देन किया है, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। अब मुझे डर ही लग रहा है माइक ना बंद हो जाए। तुम्हारे सामने 3 बार बंद हो गया आज, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, खराब हो गया, बदलने का टाइम आ गया माइक को। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। अब देखो मोनोपोली किसको बोलते हैं बच्चों की, बस मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। इसमें बेस्ट एग्जांपल लो आप कोविड का। कोविड में सपोज करो 2 ही कंपनीज हैं जो वेंटिलेटर्स को बेचती हैं इंडिया में। एज्यूम कर लो कि 2 ही कंपनीज हैं, ठीक है। अब वेंटिलेटर बहुत जरूरी थे कोविड में। एक कंपनी बेच रही थी 1 लाख की वेंटिलेटर, दूसरी बेच रही थी 1,20,000 की। उसने एक 20 से कम करके एक 10 कर दिया, उसने 1 लाख से कम करके और 90,000 कर दिया। तो दोनों में ना बढ़िया कंपटीशन चल रहा था। जनता को तो उसमें फायदा ही है, कंपटीशन होगा तो सस्ता ही मिलेगा वेंटिलेटर। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा यार हम क्यों कम करते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं, हम दोनों एक ही कंपनी बन जाते हैं और 2 लाख का वेंटिलेटर बेचेंगे, फायदा उठाते हैं मौके का। तो दोनों ने मौके का फायदा उठाया और मोनोपोली क्रिएट कर ली। अब और कोई कंपनी तो है नहीं वेंटिलेटर बनाने वाली। यहां पे मुझे बताओ क्या ये अगेंस्ट द पब्लिक गलत चीज हो गई या नहीं होगी? तो इस तरीके का अगर कोई एग्रीमेंट है जिसमें आपका इंटेंशन है कि हम मोनोपोली बना लेंगे और ह्यूज गेन्स कमाएंगे, अब नॉर्मल कमाएंगे, अलाउड नहीं है। ठीक है, देखो, एग्रीमेंट हैविंग फॉर देयर ऑब्जेक्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोलीज आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वॉइड। ठीक हो गया, ये वही उसी तरीके का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स का मतलब वही है कि आप किसी को मैरिज के लिए बेसिकली उसको बहला रहे हो, फुसला रहे हो और उस चीज के लिए आप कमीशन ले रहे हो, तो वो चीज भी अलाउड नहीं है। एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट द मैरिज फॉर रिवॉर्ड विच इज नोन एज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज इट इज अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है बेटा जी, ये वही लिखा हुआ है बच्चों, मैरिज ब्यूरो जो है सिर्फ जानकारी देता है, आपको नेगोशिएट नहीं करता, इसलिए वो अलाउड है। इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि आप बेसिकली यहां पे जज साहब को पैसा खिला रहे हो। अब स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में आप जज साहब को पैसा नहीं खिला रहे थे, वहां पे आप उसको चलने नहीं दे रहे थे ठीक से, यहां पे जज साहब को ही पैसा खिलाया जा रहा है। Interference with the court of justice, an agreement whose object is to induce any judicial officer of the state to act partially or corruptly is void। ये चीज भी दिमाग में रखनी है। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल का जो काम है, आप उसको इस चीज का पैसा दे रहे हो कि तू अपने काम के अगेंस्ट कुछ भी कर। मतलब कि अगर मेरा काम पढ़ाना है और मुझे सामने वाला कोई पैसा दे रहा है गलत पढ़ाने का, तो दिस इज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। वो मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी ड्यूटी है, मुझे सही करना है, बट मुझे पैसा मिल रहा है इसको गलत करने का, ये गलत है। लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट दैट आर वॉइड एज दे टेंड टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। जैसे एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव without his principal's consent compensation from another for the performance of his agency is invalid। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों जी? देखो लिखा हुआ है, एक एजेंट ने एग्रीमेंट करा टू रिसीव, क्या रिसीव करना है? कंपनसेशन किसी और से। एक एजेंट ने एग्रीमेंट करा कि वो कंपनसेशन पैसा रिसीव करेगा किसी और से, बिना अपने प्रिंसिपल से बात करे, बिना अपने प्रिंसिपल से बात करे, और उसने अभी अपने प्रिंसिपल से बात भी नहीं करी और वो कुछ परफॉर्मेंस करेगा विच इज नॉट अलाउड, है ना भाई। जितना उसका एक एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो उसके अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहा है, तो इस तरीके का एग्रीमेंट भी अलाउड नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। बच्चों अगर कंसीडरेशन ही अनलॉफुल हो, कंसीडरेशन का मतलब कि जो आप बदले में काम कर रहे हो वो अनलॉफुल हो, तो अब देखो बच्चों ये वही वाली बात है, कंसीडरेशन अनलॉफुल है, ठीक है। अगर पूरी की पूरी कंसीडरेशन अनलॉफुल हो जाती है, पूरी की पूरी कंसीडरेशन अनलॉफुल हो जाती है, तो फिर तो वॉइड हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है सेपरेटेबल, सेपरेटेबल का मतलब आप सेपरेट करके दे सकते हो कि यार इतना वैलिड है, यानी ये अनलॉफुल नहीं है, ये लॉफुल है और ये अनलॉफुल है, तो जो लॉफुल वाली चीजें है ना वो अलाउड हो जाएगी, जो अनलॉफुल है वो वॉइड हो जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, by virtue of section 24 if any part of a single consideration for one or more objects or any one or any part of any one of several consideration is unlawful the agreement is void। इसका मतलब ये है बच्चों कि जितना पार्ट आपका अनलॉफुल है
उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अगर आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड है। बट अगर आप सेपरेट करके लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट को अलग अलग कर सकते हो तो जितना वैलिड है वो अलाउड है, जितना अनलॉफुल है वो वॉइड है। ठीक है जी, परफेक्ट। अब लास्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों, मेरे हिसाब से लास्ट ही है ये। क्या है हमारे पास? वॉइड एग्रीमेंट्स। ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो वॉइड है? विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, जिनको वॉइड बताया गया है लॉ में। कैसे कैसे? बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चों, जैसे अगर आपने इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के साथ एग्रीमेंट किया। अब इनकॉम्पिटेंट पार्टीज कौन सी होती हैं? जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। एक हिंट दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं, माइनर। और भी 2 चीजें थी, बताओ कौन कौन सी थी, जल्दी से कमेंट करो। दूसरा, बाइलेटरल मिस्टेक, देखो दोनों को मिस्टेक लगी, वॉइड है। कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है, अभी पढ़ के आए हैं, कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है पार्ट्स में, तो जितना अनलॉफुल है वो। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के किया गया एग्रीमेंट भी वॉइड है ना। ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद अब आगे देखो, ये हमें अब पढ़ना है, एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट। रीस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी की शादी रुकवाना। इन रीस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड है, गलत बात है। एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को व्यापार ना करने देना, बिजनेस ना करने देना, वॉइड है, गलत है। इन रीस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को कोर्ट में केस ना करने देना, लीगल प्रोसीडिंग ना करने देना, गलत है। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, अनसर्टेन मीनिंग वाले एग्रीमेंट बच्चों, वही वाली बात जिसका मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा, अनसर्टेन मीनिंग है। जैसे वही ऑयल, अब मैं 10 तरीके के ऑयल बेचता हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया आई विल सप्लाई यू 30 लीटर ऑफ ऑयल। कौन सा ऑयल भाई? अनसर्टेन है, कुछ भी नहीं पता, राइट? तो ये भी नहीं चलेगा। वेजरिंग एग्रीमेंट्स, वेजरिंग होते हैं बच्चों शर्त वाले, जिनको हम शर्त बोलते हैं। अब इसको हम बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं, वैसे ही सिंपल भाषा में मैं शर्त बोल रहा हूं, लेकिन इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट करा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। वही वाली बात कि ए ने बी को बोला मेरे से शादी कर ले, मैं तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, चांद ले आऊंगा, इम्पॉसिबल है भाई, वो नहीं चलेगा। तो हम इन सबको पढ़ेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको पढ़ेंगे समाप्ति यूनिट, ठीक है। आओ, सबसे पहला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। तो माइनर की शादी तो तुम रुकवा ही सकते हो ना भैया, वो चलेगा, लेकिन अगर तुम किसी एक मेजर की शादी रुकवा रहे हो वो गलत है। सो इफ अ पर्सन बीइंग अ मेजर एग्रीज फॉर गुड कंसिडरेशन नॉट टू मैरी, द प्रॉमिस इज नॉट बाइंडिंग। ठीक है या नहीं है? ए और बी की शादी हो रही थी, सी ने बोला कि भाई तू शादी मत कर, ए ने बोला ओके इतना पैसा लगेगा, पैसे भी ले लिए और बाद में मुकर गया, तो सी केस नहीं कर सकता, समझे? क्योंकि वो एग्रीमेंट ही बाइंडिंग नहीं है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का क्या मतलब होता है? एन एग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब रोकना, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन। वो लॉफुल प्रोफेशन कर रहा था, आप उसको नहीं करने दे रहे हो, व्यापार कर रहा था नहीं करने दे रहे हो, बिजनेस कर रहा था नहीं करने दे रहे हो, किसी भी तरीके का, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं बच्चों, एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, आओ देखते हैं। शुक्र है माइक चल रहा है। बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शंस। नंबर 1, वेयर, पहले मैं ये सब हटा दूं ताकि आपको पॉइंट्स बनाना आसान हो, पॉइंट बना के चलना, ठीक है। एक्सेप्शंस में, वेयर अ पर्सन सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस and agrees with the buyer to refrain from carrying on a similar business within specified local limits। देखो जी, एक बंदे ने किसी बिजनेस को खरीदा है, उसकी गुडविल को खरीदा है, उसने उस चीज का पैसा दिया है और उसने साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई कि भैया अब आपका बिजनेस मैं करूंगा आपके नाम से, इसी बात का तो पैसा दे रहा हूं मैं आपको। किसी की गुडविल खरीदने का मतलब क्या होता है कि आपने उसकी गुडविल बाय करी, उसका नाम बाय करा, अब आप वो बिजनेस करोगे उसके नाम से, और वो नहीं कर सकता, है ना, एक स्पेसिफाइड लिमिट्स में, यानी फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर के एरिया में, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, और 5 साल तक लेट सपोज, है ना। अब आप रोक सकते हो अगर वो 5 साल से पहले वही बिजनेस करने लगे अपने नाम से, अब आप रोक सकते हो क्योंकि आपने उसको पैसा दिया है भैया। तो गुडविल वाली बात ध्यान रखना, है ना। ऐसा एग्रीमेंट अगर आप उसको बिजनेस करने से रोक रहे हो
तो भैया वो चीज अलाउड नहीं है। देखो आगे लिखा हुआ है द लोकल लिमिट्स विद इन विच द सेलर ऑफ अ गुडविल एग्रीज नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस मस्ट बी रीजनेबल। अब वो जो लिमिट्स हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। तो ध्यान रखना इसका एक्सेप्शन में एक तो है गुडविल का एग्जाम्पल कि अगर किसी ने अपनी गुडविल सेल करी है तो वो सेम नाम से बिजनेस नहीं करेगा। दूसरा बच्चों पार्टनरशिप में होता है एक एग्जाम्पल, देखो जरा एक्सेप्शन में क्या है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर एक एग्रीमेंट करता है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर के साथ, फर्म छोड़ के जा रहा है, आउटगोइंग का मतलब रिटायरिंग पार्टनर है, फर्म छोड़ के जा रहा है और वो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो कैरी ऑन नहीं करेगा सिमिलर बिजनेस, ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, एक टाइम पीरियड बताया गया, एक लोकल लिमिट्स बताई गई, वो तब भी करता है तो आप उसको रोक सकते हो, ये भी वैलिड होगा। तो किसी ने आपको गुडविल बेची है तब भी वो बिजनेस कर रहा है, आप उसको रोक सकते हो। कोई आपका रिटायरिंग पार्टनर है, आपके साथ एग्रीमेंट करके गया था कि भैया मैं ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा, फिर कर रहा है, आप उसको रोक सकते हो। ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आता, ठीक है। आगे तीसरा क्या लिखा हुआ है, an act an agreement between partners not to carry on competing business during the continuance of partnership is valid। वही competing business भी वो नहीं करेगा। तीसरा आ रहा है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है, जहां पे एक पार्टी को रोका जाता है एक्शन ना लेने में, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ना करने में। देखो एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज द वन बाय विच एनी पार्टी इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू अ कोर्ट। यानी कि आप सामने वाले को रोक रहे हो कि भैया कोर्ट में मत जा, बिल्कुल ही मत जा, बिल्कुल ही मत जा। इसको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये वॉइड है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके क्या एक्सेप्शंस हैं, नंबर 1 आर्बिट्रेशन। सर आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, देखो अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में ना कई बार बहुत सारा टाइम लग जाता है, आपको पता है इतने सारे पैसे लगेंगे, लॉयर्स को अपॉइंट करो, उसके बाद तारीखें लगेंगी, तो बहुत समय लगता है वहां पे। वही डायलॉग है ना बहुत फेमस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हो रही है, कोई फैसला नहीं आ रहा है, पैसे लगते जा रहे हैं। तो कोर्ट की तारीख पे तारीख से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि कोर्ट में मत जाओ, उससे पहले ही आपस में बैठ के सुलझा लो, एक बीच में पार्टी को डाल के, ठीक है ना भाई, एक म्यूचुअल डिसाइड कर लो कि ये हमारे पास एक तरीके का छोटा सा कोर्ट ही है, ये 3 लोग हैं, ये 3 दोनों पार्टी का बैठ के आपस में सलाह करा देंगे। तो जो सलाह कराने वाले हैं उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, और पूरे प्रोसेस को क्या बोल दिया, आर्बिट्रेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, a contract by which the parties agree that any dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration and that only the amount rewarded in such arbitration shall be recoverable is a valid contract। यानी कि हम उसको कोर्ट में जाने से रोक रहे हैं लेकिन आर्बिट्रेशन के लिए, कि हम आपस में ही आर्बिट्रेशन में जाके सुलझा लेंगे, कोर्ट मत जाओ, ये चलेगा, ठीक है। सिमिलरली a contract by which the parties agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen or which may arise in future is valid but such a contract must be in writing। लिखित में होना चाहिए, 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एग्री कराए पार्टी ने, क्या कि हम आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे कोई एक सवाल जो उनके बीच में अराइज हुआ है या फ्यूचर में हो सकता है, तो वो भी रिटर्न में है, कोर्ट नहीं जाना, आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। किसी क्वेश्चन पे एग्री करा कि यार अगर ऐसा हुआ तो अब क्या होगा, कोर्ट नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन में चलेंगे, या कोर्ट नहीं जाएंगे या फ्यूचर में हो सकता है, ये चीज रिटर्न में कर ली तो भी अलाउड है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। ये तो बच्चों सिंपल है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है वो भी वॉइड हो जाता है, सही है जी। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसको आप सर्टेन कर सकते हो, विच इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, जो थोड़ा सा इंटेरोगेशन करके या बातचीत करके सर्टेन हो सकता है, वो वैलिड है। जो हो ही नहीं सकता वो वॉइड है, ठीक है, ओके। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, लो जी, वेजरिंग मैंने आपको बताया वैसे शर्त वाला एग्रीमेंट, ठीक है। देखो लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ अ वेजर इज वॉइड, ठीक है। ये एग्रीमेंट है क्या, इट इज एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट, जिसके अंदर पैसे का लेन देन होगा, ध्यान रखना मनी का पेमेंट होगा,
पहली बात ध्यान रखना, ऑफ अ सम ऑफ मनी अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। किस चीज के ऊपर? अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, जो चीज अनसर्टेन है, कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, अनसर्टेन इवेंट पे कोई शर्त लगाई जा रही है। अब सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, इस तरीके के सारे जो शर्त वाले एग्रीमेंट हैं ये सब वॉइड हैं बच्चों जी, ठीक है। देखो लिखा हुआ था एसेंस ऑफ वेजर इज दैट ईच साइड शुड स्टैंड टू विन और लूज। एसेंस क्या है? एक जीतना चाहिए तो दूसरा हारना चाहिए, विन और लूज जरूर होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अकरेंस ऑफ विच इज नीदर ऑफ द पार्टीज हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट, दोनों को कोई मतलब ही नहीं है उससे, एक नॉर्मल शर्त है, सही है। जैसे देखो ए एग्री टू पे 50,000 टू बी इफ इट रेन्स, और बी ने प्रॉमिस करा लाइक अमाउंट इफ इट डजंट रेन। बताओ जी, सबसे पहले मनी 50,000 रुपए इन्वॉल्व है, बारिश होना ना होना अनसर्टेन है, हो गई तो एक जीत जाएगा, ना हुई तो दूसरा जीत जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक चीज तो होगी, है ना, राइट। तो ये क्या होगा? विल बी बाय वे ऑफ वेजर, बट इफ वन ऑफ द पार्टीज हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट, अगर एक पार्टी का कंट्रोल है इवेंट पे, मतलब कि अनसर्टेन नहीं है, यानी आप कंट्रोल कर सकते हो, फिर उस सिनेरियो में वो वेजर नहीं है। तो कंट्रोल नहीं होना चाहिए, यानी नो कंट्रोल ऑफ एनी पार्टी, ये भी जरूरी है। ठीक हो गया बच्चों, जल्दी से इसको भी लिख लो। समझ गए सर? इसेंशियल्स क्या क्या है, वेजरिंग किस किस को मानते हैं हम लोग बच्चों? देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, पैसे का लेन देन होना चाहिए। आई एम सो सॉरी। कंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए कि कंडीशन है ये होगा या नहीं होगा, राइट। अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, किसी को नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दो पार्टीज होनी चाहिए, एक की जीत एक की हार होनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन टू बेट होना चाहिए, दोनों का इंटेंशन बेटिंग करना ही होना चाहिए, शर्त लगाना ही होना चाहिए। पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टेक, दोनों पार्टीज को उस इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपनी हार जीत, अपने पैसे के लिए वो इवेंट में इंटरेस्टेड है, बस। इसको हम वेजरिंग बोलते हैं। अब वेजरिंग के साथ साथ या वेजरिंग से मिलती जुलती कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं? नंबर 1 लिखा हुआ है बच्चों गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? लॉटरी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? लॉटरी। देखो लॉटरी वाली ट्रांजैक्शंस, बोल रहा है लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस। सीधी सीधी सी बात है भाई, किसी की भी निकल सकती है, गेम ऑफ चांस है, एंड नॉट ऑफ स्किल, स्किल की चीज नहीं है। वेयर द प्राइम मोटिव ऑफ पार्टिसिपेंट इज गैम्बलिंग, द ट्रांजेक्शन अमाउंट्स टू वेजर। अगर किसी ने लॉटरी खरीदी है गैम्बल करने के लिए, वही पैसा जीतने के लिए, जीत हार शर्त, वो वेजर होगा। ठीक हो गया, परफेक्ट है, ओके सर। फिर अल्टीमेटली ये बेटिंग एप्स कैसे चल रही हैं, इतना ऐड हो रहा है, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, सर ये भी तो शर्तें ही हैं। बेटा ये लोग क्या बोलते हैं कि ये शर्त नहीं है, ये स्किल है, ये तो स्किल है। ये ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई भी, उसमें तो आप टीम बना रहे हो, प्लेयर का सिलेक्शन कर रहे हो, उसमें तो स्किल लगती है, दिमाग लगती है। अब अगर तुम उस पर विवाद करने बैठो तो देखो कुछ स्टेट्स में बैन है, कुछ स्टेट्स उसको अलाउ नहीं करती, बट कुछ स्टेट्स में अलाउड है, चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो लोग इस चीज के फेवर में है कि ठीक है जी स्किल है, उन्होंने समझा दिया, भारत में ऐसा हो जाता है। समझते हो ना कितने बड़े लेवल पे करप्शन चलता है, तो इंडिया में ये चीज चलती है। बट इन्होंने ऐसा बोला कि भैया ये स्किल का काम है, इन्होंने क्या बोला कि ये स्किल का काम है, इसीलिए वेजरिंग में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि स्किल नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। जैसे लॉटरी में क्या स्किल है यार, पर्ची खरीद ली तुमने, तो ये चीज वेजरिंग से रिलेटेड है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? क्रॉसवर्ड पजल्स। क्रॉसवर्ड पजल्स क्या होते हैं? कि आपने कोई पजल सॉल्व करने की बात करी और कॉम्पिटिशंस। क्रॉसवर्ड पजल्स इन विच द प्राइज डिपेंड अपॉन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स सॉल्यूशन with a previously prepared solution kept with the editor and therefore a wagering transaction। अब देखो इसको सॉल्व करना नहीं है, तुम इस तरीके की बेटिंग कर रहे हो कि जो ये सामने वाला सॉल्व करेगा वो उसी से मिलता जुलता होगा,
है ना, कि एक कोई पार्टी बैठ के वो पजल सॉल्व कर रही है और तुम बोल रहे हो, दो लोग आपस में शर्त लगा रहे हैं कि इसका उससे मिलेगा, इसका उससे नहीं मिलेगा, शर्त लगा रहे हैं, ये भी वेजरिंग में आएगा। क्रॉसवर्ड पजल इन विच प्राइस डिपेंड्स अपॉन correspondence of the competitor's solution with a previously prepared solution kept with the editor is a lottery, therefore wagering। ठीक है जी, परफेक्ट। It's nice to be appreciated। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस, स्पेकुलेटिव का मतलब होता है बच्चों सट्टा लगाना, ठीक है, सट्टे लगाने वाली जो चीजें हैं, जैसे एन एग्रीमेंट or a share market transaction where the parties intend to settle the difference between the contract price and the market price or shares on a specified day is a gambling and hence void। अब देखो बच्चों यहां पे क्या बोल रहा है, शेयर खरीदना नहीं, आपने आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भैया इस शेयर का प्राइस इतना ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये शर्त है। शर्त क्या है, स्पेकुलेशन, कि भैया ये शेयर आज 20 रुपए का है, तो अगर 25 का हो गया तो तू मेरे को कितना पैसा देगा, 24 का हो गया तो तू मेरे को कितना पैसा देगा। शेयर का खरीदारी बिक्री नहीं हो रही यहाँ पे, उसके प्राइस पे शर्तें लग रही हैं कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा, उस पे शर्त लग रही है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, ये भी वेजर है। देखो लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट और अ शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, जहां पे पार्टीज का इंटेंशन क्या है, टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, कि हम डिफरेंस सेटल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में और मार्केट प्राइस में, कुछ गुड्स के या फिर शेयर्स के, वो भी गैम्बलिंग है, वॉइड है। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस में भी बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, अ हॉर्स रेस कंपटीशन वेयर प्राइस पेबल टू द बेट विनर, बेट विनर को अगर जो प्राइस है वो लेस देन 500 है तो वो वेजर है। सर ये 500 क्या है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पुराना बना हुआ है, इसमें अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं करे गए हैं, 500 रुपये तब की बात है। तो बस तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा कि घोड़े की रेस का कंपटीशन अगर प्राइस पेबल लेस देन 500 है तो हम उसको वेजरिंग मान लेंगे। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी ने एक एग्रीमेंट करा जिसमें ए ने प्रॉमिस करा कि वो 2 लाख रुपए देगा, कब, अगर चेतक जीत जाता है। दिस इज नॉट अ वेजरिंग ट्रांजेक्शन, ये वेजरिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये ना 500 तक वेजरिंग है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 30 इज नॉट एप्लीकेबल इन एन एग्रीमेंट to contribute towards plate price or sum of money of the value of 500 or above to be awarded to the winner of the horse race। चलो जी, दूसरा क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल लास्ट है। ये बोल रहा है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो रिजेंबल करती हैं, रिजेंबल का मतलब काफी मिलती जुलती हैं, किसके साथ, वेजरिंग ट्रांजैक्शन के साथ, लेकिन वॉइड नहीं है, चलेंगी। रिजेंबल करती हैं, मिलती जुलती हैं, लेकिन वॉइड नहीं है। जैसे नंबर 1 चिट फंड। चिट फंड क्या होता है सर, चिट फंड ये काफी मिलती जुलती है लेकिन वॉइड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 लोग हैं। इन सब ने मिलकर कमिटी बनाई और इन्होंने बोला सबके सब 1000 रुपए हर महीना डालेंगे। तो 15 लोग 1000 रुपए डालेंगे बच्चों, तो 15,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। एक पर्ची निकालेंगे, जिसकी पर्ची निकली 15,000 उसको मिल जाएंगे। अगले महीने फिर 1000 डालेंगे, पर्ची निकालेंगे, जिसकी निकली 15,000 उसके। तो किट्टी पार्टीज होती है ना हमारे मोहल्ले में ऐसी, हमारे एरियाज में ऐसी, कुछ लोग इसको कमिटी बोलते हैं कि चलो कमिटी डाल लेंगे, कमिटी उठा लेंगे। तो ये चिट फंड या कमिटी या किट्टी पार्टी, ये लगता है वेजरिंग जैसा, लेकिन वेजरिंग नहीं है, क्योंकि कोई शर्तें नहीं लग रही यहाँ पे। यहाँ पे तो आप बेसिकली एक्यूमुलेशन कर रहे हो फंड का और एक को दे रहे हो, है ना, और सबको पैसा मिल जाना है, जीत हार तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये अलाउड है, वॉइड नहीं है। कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस या शेयर मार्केट ट्रांजेक्शंस, जहां पे शेयर्स का लेन देन होता है। अब यहाँ पे आपको शेयर मिलेगा, जीत हार नहीं हो रही, आप शेयर्स खरीद रहे हो, राइट, आपका इंटेंशन इन्वेस्ट करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, ये वॉइड नहीं है। गेम ऑफ स्किल, वही ड्रीम 11, जहां पे स्किल चाहिए या एथलेटिक कंपटीशन है, तो वहां पे अलाउड है, ठीक है, ये वॉइड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, बच्चों इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, अब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि आप पे कर रहे हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये तो वेजरिंग होना चाहिए क्योंकि अनसर्टेन इवेंट है, पता नहीं ये तो डेथ और बर्थ पे है। लेकिन बच्चों देखो फिर से वही बात है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनिटी है।
भैया डेथ तो होनी है ना, आप किसी ने इंश्योरेंस लिया है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है कि मेरी डेथ होगी तो मेरी फैमिली को इतना पैसा देना, दैट इज सर्टेन, भैया होनी ही है। सेकेंडली कोई जीत हार नहीं है, इंटेंशन टू विन और लूज नहीं है, जो चीज होनी है वो होनी है ना, तो ये भी अलाउड है। टाइप ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इज वैलिड, ठीक है। लास्ट में बच्चों एक डिफरेंस दिया हुआ है वेजरिंग में और इंश्योरेंस में, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, ठीक है। सबसे पहले इंश्योरेंस में आप लॉस की इंडेमनिटी कर रहे हो, यानी कि आप लॉस के बदले में कंपनसेशन कर रहे हो। यहां पे तो प्रॉमिस ही ये है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा तो उस पर पैसे दूंगा। कंसीडरेशन, यहां पे कंसीडरेशन जो है वो म्यूचुअल होता है, यानी प्रीमियम का कंपनसेशन, वहां पे कोई कंसीडरेशन ही नहीं है, वो तो गैम्बल है ना। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर्ड पार्टी का इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, बेनिफिट होता है, यहां पे कोई कंसीडरेशन नहीं है, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, गैम्बल है। ये बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इंडेमनिटी का मतलब कि यहां पे आपको वापस उस पोजीशन में लाया जाएगा जिस पोजीशन में आप पहले थे। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है, मेरे गोदाम में 1 लाख का माल है, 50,000 के माल में आग लग गई तो कंपनी मुझे 50,000 का कंपनसेशन दे देगी, तो मैं वापस से उस पोजीशन में आ गया, है ना। इसको हम इंडेमनिटी बोलते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली में 7 लोग हैं, एक की डेथ हो गई, पैसा दे दो 7वां आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इसलिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता, बाकी सारे तो होते हैं, तो ऐसी चीजें हैं। यहां पे क्या है, यहां पे तो फिक्स अमाउंट देना है, हारते ही कोई इंडेमनिटी नहीं है। एनफोर्सेबिलिटी वैलिड है, एनफोर्सेबल है, ये वॉइड है, ये नहीं चलता, ठीक है। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है, रिसर्च है, वहां ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये बेनिफिट के लिए होता है सोसाइटी के, वो तो अगेंस्ट है, अगेंस्ट द सोसाइटी है। बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत सारी ऐसी शर्तें हार जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेते हैं जिस वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन ले लेते हैं, तो ये तो अगेंस्ट पब्लिक है, समझ गए। तो ये था बच्चों हमारे पास पूरा यूनिट 3। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बारी है यूनिट 4 की, वो शुरू करेंगे और चीजें आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इतना कंप्लीट कर लो, जल्दी करते हैं और चीजें कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।